हेलो बच्चों, दिस इज प्रोफेसर देवेश पाटी और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी, केसीएल केवीएल का एप्लीकेशन, जिसके बिना मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते इस चैप्टर में। तो आई होप आपने उसको अच्छे से सीख लिया है, उसको देख लिया है, उसको समझ लिया है, उसके सवालों को कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे टूल्स मिलकर बड़े बड़े सवालों में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, तो आज है हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। आर से हम इंडिकेट करते हैं इसको, है ना। तो दिस द रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। कुछ लोगों को इसमें डाउट था, कुछ कंफ्यूजन आए थे कि सर आप कह रहे थे कि अगर एक रेजिस्टर के आई करंट आपने एक तरफ से भेजा तो दूसरी तरफ से आई ही निकलेगा, बट आप सर करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन टाइम तो ज्यादा लग रहा है ना। तो टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो करंट चेंज क्यों नहीं हो रहा? उसका रीजन ये है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर का मतलब ये नहीं होता कि ऑब्स्ट्रक्ट कर ही लेगा वो, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर का मतलब है वो रुकावट पैदा कर रहा है, लेकिन वो जैसे ही रुकावट पैदा कर रहा है उसकी वजह से करंट के फ्लो करने का रेट यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट चेंज होगा, करंट चेंज नहीं होगा, करंट विल रिमेन एज इट इज। अब मेरी बात समझ पा रहे हो? फिर से सुनो जो मैंने बोला। भैया रजिस्टर था, आई करंट भेजा आपने, चार्जेस यहां से जा रहे हैं, ठीक है। अगर चार्जेस यहां से जा रहे हैं तो ये रजिस्टर इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑब्स्ट्रक्ट कर नहीं पा रहा है। करना और कर पाने में अंतर है, समझे। अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता तो फिर ठीक है, आपकी बात सही है, करंट वेरिएबल हो जाता, चेंज हो जाता। लेकिन अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कोशिश कर पा रहा है, तो उससे करंट की वैल्यू क्यों चेंज होना चाहिए? हमें क्लियर अबाउट दिस थिंग, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब रेजिस्टेंस हमें मालूम है किसी भी कंडक्टर का जो होता है वो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए आता है, जहां एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रो रेजिस्टिविटी है, रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे हम? तो हम बोलेंगे अगर लेंथ बड़ी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम है। ये हम सब देख चुके हैं, इसका वेरिएशन भी देख चुके हैं हम टेम्परेचर के साथ। अब इसमें एक खास बात, हाँ ये भी हमने देखा था कि अगर इस वायर को मैं खींच दूं तो स्ट्रेच करूंगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है अगर n टाइम्स खींचा तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे सामने जो चीज आ रही है वो दो है। एक, ये रेजिस्टेंस एक्चुअल में कैसा होता है, कैसा दिखता है, हम कैसे इसको निकालते हैं प्रैक्टिकली, और इन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या फायदा होता है, ये सारी चीज आज हमें डिस्कस करनी है। तो पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं वो बताता हूँ। एक रेजिस्टेंस की इमेज आपके सामने अभी स्क्रीन पर आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल रेजिस्टर ऐसा दिखता है। आपको वहां कई बैंड्स दिख रहे होंगे जिसमें कई सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो उन बैंड्स को रीड करके हम लोग कलर कोडिंग की मदद से रेजिस्टर्स के मैग्नीट्यूड को या रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकालते हैं। कैसे? उसके लिए आपको एक टेबल याद होना चाहिए जो कि कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बना देता हूँ, आप उसको एक बार चेक करिए। ओके, तो रेजिस्टर हमारा कुछ ऐसा दिखता है जैसा हमने देखा है यहाँ पर, और ये इस टाइप से। यहाँ पर कुछ बैंड्स होते हैं, कलर बैंड्स कहलाते हैं। इन कलर बैंड्स की वैल्यू अगर पता है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को देख सकते हैं। आपको इमेज में दिख भी रहा होगा जो मैं साथ में डाली थी। अच्छा, अब इसकी जो सबसे डिटेल टेबल है वो ये है ना। इस टेबल में आप याद रखो, इसको याद करने का एक तरीका है। कलर अगर मैं याद करना चाहूँ, पहले मैं आपको पहले ये बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है, फिर अपन देखेंगे कि इसको याद कैसे रखना है। जैसे मान लो अगर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यही वाला सवाल दे दिया, इसमें जो फर्स्ट कलर है वो है लेट अस से रेड, सेकंड है ग्रीन, थर्ड है येलो, और लास्ट है गोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कलर्स दे दिए गए हैं। दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो, गोल्ड, रेड। तो आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है कि हर डायग्राम में जो लास्ट कलर है वो आपका टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस इज परसेंटेज, कितना परसेंट वेरिएशन हो सकता है। तो लास्ट कलर है वो आपका टॉलरेंस बताता है। सेकंड लास्ट कलर जो है वो मल्टीप्लायर बताता है, यानी उसको किससे मल्टीप्लाई करना है नंबर को। एंड बाकी कलर्स जो रहेंगे वो आपको डिजिट्स देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा सबसे पहले रेड, रेड के कलर कोड कितना है 2, ग्रीन, ग्रीन का कलर कोड कितना है 5, मल्टीप्लायर येलो, येलो के आगे मल्टीप्लायर कितना है 10 टू द पावर ऑफ 4, प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड का टॉलरेंस कितना है 5%। ये आपका पूरा आंसर आ गया। टफ था क्या? इससे आसान कुछ नहीं है, बिलीव मी, है ना। ऐसे ही मान लो अगर मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देता हूं एक एग्जांपल के रूप में, कलर्स है हमारे पास ऑरेंज, अगला कलर जो है वो है ब्राउन,
black, then comes gray, then comes blue. अब वो पूछता है बंदा हमसे कि सर बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑरेंज का कलर कोड कितना। अच्छा आप ये देखो, यहाँ पर 3 की, यहाँ 4 की जगह जनरली 4 मिलेंगे, बट अच्छे सवालों में 5 हो जाते हैं। नीट में ये सवाल पक्का आता है, आने लायक होता है, मतलब कई बार आ चुका है। तो टेबल को मैं बताता हूँ कैसे याद करना है, क्या क्या याद करना है। ये टॉलरेंस हो गया, ये मल्टीप्लायर हो गया, बाकी 3 नंबर है। तो ऑरेंज का नंबर बोलो 3, ब्राउन का नंबर 1, ब्लैक का नंबर 0, मल्टीप्लायर ग्रे बोले तो 10 टू द पावर ऑफ 8, प्लस माइनस कितने से प्लस माइनस करना है, कलर है ब्लू का टॉलरेंस कितना है 0.25%। आंसर टू दिस क्वेश्चन देखा आपने। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, करेक्ट। अब इसको याद कैसे रखें टेबल को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप सबसे पहले उन्होंने एक सेइंग टाइप का बना दिया या एक ट्रिक बना दी, दैट इज B.B. Roy of Great Britain has, मैं पूरा लिख ही देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, B.B. Roy of Great Britain has a very गुड वाइफ। ठीक है, क्या है ये याद करने के लिए, थोड़ा सा कॉमेडी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। तो बीबी रॉय जो है ग्रेट ब्रिटेन के, उनके पास बहुत अच्छी बीबी है। तो अब इसको कैसे याद करें, देखो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ। हो गया टेबल याद। अगर ये स्टेटमेंट याद है, ये याद करने लायक स्टेटमेंट भी है, तो ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ याद ये रखना है आपको कि सबसे पहले ब्लैक से शुरुआत होती है, क्योंकि बीबी रॉय में पहला बी क्या है ये पता नहीं चला तो सब गड़बड़। एंड फिर उसके बाद ऑर्डर में कलर कोड्स लिख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मल्टीप्लायर जो है वो इनटू 10 की पावर जो भी कलर कोड है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर ऐसे होता जाएगा। एंड टॉलरेंस देखो बहुत सारे तो याद नहीं रख सकते, बट आई सजेस्ट ब्राउन वाला याद रखो, रेड वाला याद रखो, है ना। इसके अलावा ये 3 तो याद रखना ही रखना है हर हालत में। ठीक है, ये सारे याद नहीं रख सकते हो तो इसमें से एक आध याद रख लो, पॉइंट ग्रीन वाला दिख जाता है जनरली, तो ये याद रखो। ठीक है, अगर इतने याद है तो काम चल जाएगा, बट जितना ज्यादा याद हो उतना आपके लिए अच्छा है, दैट इज बेटर फॉर यू, करेक्ट। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो, दिस इज हाउ रजिस्टर इज रेड, है ना, प्रैक्टिकली आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक एडिशन और कर लेना, इसका 0.1 आता है मल्टीप्लायर, इसका 0.01 होता है, क्योंकि रेजिस्टर छोटे भी हो सकते हैं, वैसे तो बड़े ही रहते हैं जनरली, बट छोटे भी हो सकते हैं। 0.1 0.01 ये भी याद रखना है ना, गोल्ड और सिल्वर का। अब नोट कर लो सारा। ओके, तो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग देखने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस को कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सो वी नीड टू डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी जो हमारे रेजिस्टर्स हैं उनके कॉम्बिनेशंस किस तरीके से होते हैं। यानी एक से ज्यादा रेजिस्टर्स अगर एक दूसरे के आसपास हैं तो क्या हम उनका कुछ कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 तरह की कॉम्बिनेशन आती है। सबसे पहली कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरी होती है पैरेलल। एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी सेटअप
इस तरीके का दिया है जिसमें एक रेजिस्टर ये रहा, दूसरा रेजिस्टर ये रहा, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इनफैक्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज तब कहा जाएगा जब दोनों ही रेजिस्टर्स के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा हो। चूंकि करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों में एंटर करेगा और दोनों से एग्जिट करेगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दो करंट अगर सेम है, दो रेजिस्टर में करंट अगर सेम है तो वो सीरीज में, नहीं 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 नहीं, उनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे से इस तरीके से होना चाहिए कि एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हैं एंड करंट भी दोनों में कैसा है, सेम है। इसका इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों को रिप्लेस करके क्या मैं एक ही रेजिस्टर लगा सकता हूं। तो अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो ए और बी के अक्रॉस अगर मैं एक ही रेजिस्टर लगा दूं जो इन दोनों की काम को पूरा करे तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर आर इक्विवेलेंट। करंट इसमें वही रहेगा आई, क्योंकि ब्रांच में करंट चेंज नहीं हो रहा है। अब इसको कैसे निकालें आर इक्विवेलेंट? वैसे तो डायरेक्टली याद रखें सभी लोग कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो होता है वो R1 प्लस R2 होता है। बट स्टिल चलो अगर आपको प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? आप ध्यान से देखो, दोनों के अंदर करंट कैसा है, सेम है। तो अगर दोनों के अंदर करंट सेम है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस जो है VA माइनस VB, ठीक है, ये VA माइनस VB कितना होगा? अगर यहां पूछा जाए तो आप बोलोगे दिस विल बी इक्वल टू IR1 प्लस IR2। जबकि यहां पर अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे VA माइनस VB शुड बी इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। भैया VA माइनस VB तो चेंज होने से रहा, तो दोनों सेम होना चाहिए, I कट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? यहाँ से IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। एंड जैसे ही ये कटेगा आपका डिराइव हो जाएगा आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। अब ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसमें दो से ज्यादा रेजिस्टर्स भी होते हैं। मान लो n रेजिस्टर्स हैं, है ना, n रेजिस्टर्स ऑफ R ohm each in series gives an equivalent of NR ohm। ठीक है, कैसे देखो, R R R R R R R के n रेजिस्टर्स लगा दिए तो सब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा सम NR। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है आपको, अगर मैं दो रेजिस्टर्स ले रहा हूं दोनों के अक्रॉस, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट कैसा होना चाहिए दोनों के अक्रॉस? सेम। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, या I1 इज टू I2 इज इक्वल टू 1:1, यानी कि I शुड बी सेम, सेम करंट। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो हमें बताएगा कि रेजिस्टर्स सीरीज में है या नहीं। अच्छा, सेकंड, V1 इज टू V2 की अगर बात की जाए तो V इक्वल टू क्या होता है? IR, और I सेम है तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस के जो रेशियो है उसके प्रोपोर्शनल ही वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR के हिसाब से। कुछ और टर्म्स है जो आगे आप पढ़ोगे, अभी पढ़े नहीं है पर आपको थोड़े बहुत कुछ लोगों को पता होंगे। जैसे रेजिस्टर के अंदर जो पावर होती है ना, वो होती है I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R, इसको फिलहाल याद रखो। और हीट जो होती है वो होती है पावर इंटू टाइम। तो हीट कितना हो जाती है? पावर इंटू टाइम, और पावर होता है I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाय R। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा? जो कांस्टेंट है उसको देखो, भैया I कांस्टेंट है तो पहला फॉर्मूला लगेगा। तो I कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर पावर की चर्चा करूं P1 is to P2 तो वो आ जाएगा R1 is to R2। और हीट की भी चर्चा कर लेता हूं अगर, तो H1 is to H2 भी कितना आ जाएगा? सीधा सीधा R1 is to R2। यानी हर चीज सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर के रेशियो की तरह डिफाइन हो रही है। क्या फायदा है इसका? व्हाट इज द यूज? इसका यूज सुन लो जरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ये देखो ध्यान से, अगर मैंने आपसे बोला कि ये पूरा रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, और इस पूरे दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो V है, ठीक है, दोनों का मिला के जो A और B का वोल्टेज है वो V है। इसको हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। सवालों को जल्दी करने का काम करता है, बाकी होते तो सवाल सारे मेथड से ही है बट इनसे थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, सुनो जरा ध्यान से। ये हमसे कहता है कि भैया दोनों के अक्रॉस अगर वोल्टेज आपको चेक करना है तो वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, और रेशियो प्रोपोर्शन हमसे कहता है कि अगर मुझे V1 निकालना है तो वो R1 के प्रोपोर्शनल है, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो गया रेशियो। और किसको डिवाइड कर रहे हो? V को। तो V का इतना हिस्सा R1 को मिलेगा और V का
R2 अपॉन R1 प्लस R2, इतना हिस्सा R2 को मिलेगा। बच्चों ने पढ़ा है आपने, भैया 10 रुपए है उसको 2:3 में बांटना है। कैसे बांटते हैं? 2 वाले को कितना मिलेगा? 2 अपॉन टोटल रेशियो का सम 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय किसको बांट रहे हो? 10 को। यहाँ किसको बांट रहे हैं? V को। किसके रेशियो में? इसका रेशियो V1 जो है वो R1 के प्रोपोर्शनल है और इसका V2 जो है वो R2 के प्रोपोर्शनल है, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। So this is how we can separate, or we can see this, we can evaluate the voltage of individual resistors directly. This is a very good method, है ना? 3-4 कितने भी होते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा एक सबसे सिंपल तरीका हमारे सामने आ गया, एंड सच अ कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी कॉल एज सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छे से याद रखो। अच्छा, सेकंड टाइप का जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अब क्या होता है, सुन, सीरीज में क्या सेम था? करंट। तो यहां क्या सेम होगा? वोल्टेज। तो कैसे? देखो, अगर ये रहा एक रेजिस्टर, मैं 2 से ले रहा हूं, आप कितने भी ले सकते हो। अब ये दोनों रेजिस्टर में आप ध्यान से देखो, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, ये A, ये B। ध्यान से देखना, अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका V, इसका V, इसका V, ये 0 है तो 0 0 0, V V 0 0 0, इसके अक्रॉस V माइनस 0, इसके अक्रॉस V माइनस 0, यानी दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कैसा आ रहा है? सेम। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा हो गया आपका? पैरेलल। इसमें करंट जाएगा कुछ I1, इसमें करंट जाएगा कुछ I2, और यहां से करंट भेजा गया होगा I, यानी कि करंट डिवाइड होगा फॉर श्योर। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर कह सकते हैं। और अगर मैं इन दोनों को हटा के A और B के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टर लगा पाऊं तो मेरे लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, और R इक्विवेलेंट हमें इसका निकालना है। तो पहले तो याद रखो कि जो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस जितने भी रेजिस्टर होंगे उन सबका हमें सम करना पड़ेगा। 2 के केस में खास बात आप क्या याद रख सकते हो कि फॉर 2 रेजिस्टर्स हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर आता है। इसको इसलिए याद रखते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर गलती क्या कर देते हैं, वो पूरा सॉल्व कर लेते हैं बट उसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं लास्ट में। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करें? अगर कोई प्रूफ करना चाहे तो प्रूफ करना बहुत आसान है इसका। आप सीधा सीधा देखो, I की वैल्यू जो है टोटल वो कितनी है? I1 प्लस I2। अच्छा, इसमें I कितना होगा? VA माइनस VB बाय R इक्विवेलेंट। I1 कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, VA माइनस VB, लेकिन रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ VA माइनस VB और रेजिस्टेंस है R2। ये कट गया सब जगह से, देखो जरा फॉर्मूला वही बन गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R। ये मेरे सामने फॉर्मूला बन के सामने आ गया। क्लियर है आपको सभी को? सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसमें खास बात क्या क्या याद रखने लायक है? सबसे पहला, अगर मैं n रेजिस्टर्स of R ohm each are joined in parallel, then their equivalent is R by n times ohm। समझे? ये याद रखना, रट लो इसको भैया, सीधा सिंपल है, सवाल से जल्दी करवाएगा। ये 2 और ये 2, तो 2 और 2 2 बाय 2, ये 5 और ये 5, तो 2 रेजिस्टर है 5 बाय 2। 10-10 ओम के 10 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दो, 10 बाय 10। 100-100 ओम के 10 रेजिस्टर पैरेलल में लगा दो, 100 बाय 10। आप समझ रहे हैं? तो आपको ये याद रखना है कि अगर सिमिलर है तो ये तब के लिए एप्लीकेबल, अदरवाइज फॉर्मूला तो पता ही है सभी को, है ना? कैसे प्रूव होगा आप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें खास बात, वोल्टेज का जो रेशियो है वो दोनों में कैसा आएगा? 1:1, यानी V इज सेम। करंट का रेशियो देखो जरा, I1:I2। I होता है V बाय R, तो V कांस्टेंट है तो 1 बाय R1 1 बाय R2, यानी कमाल की बात देखो, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो अगर ये R1 ज्यादा है तो इसका करंट कम होगा, और R2 ज्यादा है तो इसका करंट कम होगा, और R2 कम है तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है? अच्छा, पावर की बात करें जरा। पावर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? I² R मत लगाओ, क्यों? क्योंकि I वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, तो V² बाय R लगाओ, क्योंकि V कांस्टेंट है, तो V² बाय R लगाने से दिख
आएगा 1/R1:1/R2। सिमिलरली H1:H2 अगर चेक करना चाहो तो वो भी सेम आएगा 1/R1:1/R2। तो ये बेसिक कुछ एक आइडिया दे दिया मैंने आपको कि कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल बहुत जरूरी है, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर इसके एप्लीकेशंस हैं उनको हम अच्छे से डील करते हैं। करेक्ट, तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। अगर कभी भी कॉम्बिनेशन पैरेलल है, ठीक है, तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए, सेम। अब इसमें कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि अगर सर यहां से आई करंट भेजा तो ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, ये आई करंट निश्चित तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें I1 जाएगा और इसमें I2 जाएगा। तो I1 और I2 की वैल्यूज क्या रहेंगी इन टर्म्स ऑफ I, हमसे ये पूछा जाता है। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं करंट डिवाइडर रूल। अगेन इसकी जरूरत कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज इसलिए करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी स्पीड में हो सके। तो I1 I2 निकालने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम है I इक्वल टू जो होता है वो होता है V/R, यानी I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी I1:I2 इज इक्वल टू R2:R1। यानी इस बार जो रेशियो है वो इनवर्स है, इसका करंट इस पर डिपेंड करेगा और इसका करंट इस पर डिपेंड करेगा। तो आप सिंपली क्या करो, I1 अगर निकालना है तो I1 का मतलब है रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है, R2। तो I1 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट। सिंपल। टफ है क्या? बहुत ही आसान सी चीज है ये, देखा आपने। अच्छा, ऐसे ही I2 अगर कोई पूछे तो I2 कितना हो जाएगा आपका, सीधा सीधा I2 हो जाएगा यहाँ पर R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। अच्छा, वोल्टेज का क्या होगा यहाँ, वो डिवाइड हो जाएगा क्या? वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, नालायकों, बताया था मैंने, वोल्टेज विल नॉट बी डिवाइडेड। वोल्टेज तो सेम है भाई दोनों के अक्रॉस, तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब सवालों के थ्रू समझो जरा कॉम्बिनेशन कैसे सीरीज पैरेलल होती हैं। एंड कई कॉम्बिनेशंस ऐसी होती हैं जो सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं है, बट फिर भी उनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के हम कुछ केसेस देख रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, मैंने एक रैंडम सा क्वेश्चन दे दिया। आई सजेस्ट कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ आप रफ कॉपी साथ में रखें, वीडियो को पॉज करें, इन सवालों को अवश्य करें। मेरे करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा नहीं। तो तुम्हें सिलेक्ट होना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ से ये इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे और ये ऐसे। नाउ दिस इज गिवन टू यू कि ये ए वाला हिस्सा है और ये बी वाला हिस्सा है, और हर ब्रांच का रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यूज हमको दे रखी है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। तो ऐसा कुछ आपको सवाल दे दिया गया है और इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, आर ए बी या फिर आर इफेक्टिव ए बी, जो भी आप बोलना चाहो। तो हाउ टू अप्रोच सच अ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स था, जटिल सा कुछ हमको दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करी जाए, क्या किया जाए। करंट भेजोगे तो फिर उसके 6 टुकड़े हो जाएंगे, है ना, या 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो कैसे इसको हम सॉल्व करें, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, हम लोग उसको रिडक्शन टेक्निक से करते हैं। रिडक्शन कैसा, आप एक कोई लिंक ढूंढने की कोशिश करो जहां कोई भी सीरीज पैरेलल दिख रहा हो। जैसे ये दोनों में कोई लिंक नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें करंट अलग होगा, इसमें अलग होगा, वोल्टेज का कुछ पता नहीं। ये दोनों भी सीरीज नहीं हो सकते, पैरेलल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये पॉइंट सेम है दोनों का, लेकिन ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। अच्छा, सेम कहीं कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं अगर ध्यान से देखूं तो अगर इसमें कुछ करंट जाएगा तो उसको मजबूरीवश इधर जाना ही पड़ेगा। यानी कुछ होना हो, इस ब्रांच में करंट कैसा है, सेम, और दोनों में सेम करंट जाता है, यानी कि ये दोनों जो 3 ओम के रेजिस्टर हैं ये आपस में कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, ठीक है। अच्छा, अगर ये सीरीज में है तो 3 और 3 मिलकर कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो अगर ये 6 बन जाएंगे तो मैं बाकी सर्किट को रीड्रॉ कर दूं, तो देखो बाकी सर्किट तो जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना। ये रिडक्शन टेक्निक आपको सीखना जरूरी है, ये विजुअलाइज जितना जल्दी कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखो ऐसा कुछ था, ये 6, ये 3 3 3 6 6 3। अब ध्यान से देखो, ये 3 और 3 मिलकर 6 बने थे, तो ये यहां पर लगे हुए थे, तो इसको मैं 6 लिख सकता हूं। अब इससे क्या फायदा हो गया मालूम है, ये 6 सॉल्व करते से ही ये और ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों रेजिस्टर के लिए कॉमन है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये दोनों जो 6 हैं
वो अब मुझे किस में दिखाई देंगे, पैरेलल में। और ये 6 और 6 पैरेलल में जैसे ही दिखाई देंगे तो मेरा सर्किट अब कैसा बन जाएगा, मेरा सर्किट बन जाएगा, इस 6 और 6 की जगह केवल 3 लगा दो, क्योंकि 6 और 6 का इक्विवेलेंट कितना होगा, 6/2 यानी 3। तो यहां 3 एज इट इज रहेगा, यहां 3 एज इट इज रहेगा, ये वाला जो 6 था वो बन जाएगा 3, ये रहा 6, 3, 3, 6, 3, 3 एज इट इज। देखो सर्किट को ब्रेक कर लिया। अब मैं डायरेक्टली यही करूंगा, मैं बार बार नहीं बना रहा, समझे। तो अब देखो जरा, 3 और 3 मिलकर क्या बनेंगे, ये 6, हटा दो इसको, तो बन गया ये 6, ठीक है। ये 6 और ये 6 मिलकर कितने बन जाएंगे, फिर से 3 पैरेलल में, तो इसको हटा दो, बना दो 3। फिर देखो जरा, ये 3 और ये 3 सीरीज हो गए, सेम करंट जाएगा, 3 और 3 मिलकर कितने बन जाएंगे, 6, पूरे को हटाओ, कितना लगा दो यहाँ, 6, समझे कि नहीं। अच्छा, ये 6 और ये 6 पैरेलल में दिख रहे हैं, दोनों के एंड पॉइंट्स कैसे हैं, सेम। तो 6 और 6 मिलकर कितने बन जाएंगे, 3, तो हटा दो इसको और यहाँ लिख दो 3, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 और ये 3 सीरीज में, तो ये कितने बन जाएंगे, 6, तो इसको फिर से हटा दो और ये बन जाएगा आपका 6। और ये 6 और ये 3 आपस में पैरेलल में, क्योंकि एंड पॉइंट सेम है, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो 18/9 यानी 2 ओम इज द आंसर। दिस इज हाउ वी हैव टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस। तो रिडक्शन टेक्निक इज अ वेरी गुड टेक्निक फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। कोई भी एक लिंक पता चल गई तो हम काफी हद तक उसको रिजॉल्व कर पाते हैं। तो ये आप लोग याद रखें कैसे सवालों को किया जाता है, ठीक है। तो एक ये टेक्निक हो गई, और भी कई सवाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा कॉमन सवाल है, ये देखो, अब ये देखो, ये सवाल में ये वायर से ऐसे कनेक्शंस किए गए हैं, 3 रजिस्टर है RRR, वो हमसे पूछ रहा है AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट क्या होगा। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन देखकर हमको पहली बार में क्लियर नहीं होता कि क्या हो रहा होगा। तो आप थोड़ा सा चालाकी से सोचो, ठीक है। अपन को जब कुछ भी ना मिले ना, तो अपन फिर पोटेंशियल लिख के देखते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर A है या V मान लो, चलो V1, तो यहाँ का भी V1, यहाँ का भी V1, यहाँ का भी V1। ये अगर V2 है तो ये V2, और ये V2 तो ये भी V2। अब ध्यान से देखो, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 - V2, इसके अक्रॉस V2 - V1 या V1 - V2, बात एक ही है। इसके अक्रॉस V1 - V2, अल्टीमेटली तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम। तो अगर तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है तो इस सर्किट को रीड्रॉ करके ऐसा बना सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर जो हैं उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ V1 और एक तरफ V2। इसको B लिख दो, इसको A लिख दो, और ये तीनों पैरेलल में दिख गए मुझे, R और R, R और R। RR के 3 रजिस्टर पैरेलल में, यानी इक्विवेलेंट कितना आ गया, R/3 ओम। सी हाउ सिंपल दीज क्वेश्चंस कैन बी। तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दीज। बाकी तो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो इसके एररलेस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स नाम के अंदर, बट सारे सवाल अभी नहीं होंगे। 80% सवाल आपसे हो जाएंगे। वो 80% सवालों के लिए आपको 1-2 मेथड्स और हैं, वो मैं बता देता हूँ। फिर हम सिमेट्री सीखेंगे, सिमेट्री सीखने के बाद 100% सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट करो, मैं आपको 1-2 केसेस और बताता हूँ। एक बड़ा ही खास कॉम्बिनेशन है विच इज कॉल्ड एज व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि अगर मैं यहाँ एक रजिस्टर लेता हूँ, दूसरा रजिस्टर इस तरीके से लेता हूँ, तीसरा रजिस्टर मैंने यहाँ इस तरीके से लिया है, और चौथा रजिस्टर जो है वो हमारा इस तरीके से यहाँ लगा हुआ है। तो टोटल 4 रजिस्टर्स मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं, एंड 5वां रजिस्टर मैंने ऐसे में टर्मिनल्स के अपोजिट में लगा दिया, ठीक है। अब नो डाउट ये यहाँ से बैटरी से कनेक्टेड होगा वगैरह वगैरह, है ना, यहाँ बैटरी कनेक्टेड रहेगी। अब टोटल 5 रजिस्टर्स दिख रहे हैं मुझे। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, एंड दिस रजिस्टर इज R5, और मैंने इसको एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर से कनेक्ट कर दिया, जिससे मुझे पता चले कि इस ब्रांच में करंट जा रहा है या नहीं। तो ऐसे किसी भी सेटअप को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ये क्यों अलग से पढ़ाया जाता है, इसकी खासियत क्या है, क्योंकि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये हिस्सा A है, ये हिस्सा B है, इसको मैं C बोल रहा हूँ, इसको D बोल रहा हूँ, तो अगर मेरे से कोई RAB के अक्रॉस पूछता है, तो आप एक बात खास तौर पे याद रखिएगा
इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, आई अक्रॉस एमीटर और आई अक्रॉस R5 रेजिस्टर विल बी 0। अगर कंडीशन आपकी बैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपका बैलेंस्ड है, तो R5 रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। आसानी से प्रूफ किया जा सकता है, बोर्ड में आता है, आप लोग देख लेना है इसको एक बार। तो R5 रेजिस्टर के अक्रॉस करंट जो है वो 0 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? इसका मतलब हुआ R5 इज ऑफ नो यूज। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा मालूम है? इससे सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखो ये बन गया। अब R1 R2 सीरीज, R3 R4 सीरीज और इक्विवेलेंट पैरेलल, तो इससे एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हो RAB विल बी इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4, है ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, डायरेक्टली आंसर आ गया। याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने बनाया है बैलेंस्ड कैसे होगा या कब होगा? तो व्हेन कैन वी से दैट द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन जो होती है वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। बैलेंसिंग कंडीशन, इसमें गलतियां बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, 2-3। पहली गलती क्या करते हैं, वो इसको व्हीटस्टोन ब्रिज समझ लेते हैं, जो कि निहायती बेवकूफ़ी है। मालूम क्यों? भैया ये तो सीधा सीधा सीरीज पैरेलल दिख रहा है ना यार। व्हीटस्टोन कब होगा? जब जिन्हें 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल रहे हो उसके अपोजिट में रजिस्टर लगा होना चाहिए। तो अब इस रजिस्टर को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो कब होता है कंडीशन बैलेंस्ड? जब अपोजिट रजिस्टर्स का प्रोडक्ट कैसा आ रहा हो, सेम। यानी R1 को R3 से मल्टीप्लाई किया तो ये R2 इंटू R4 के बराबर आ जाए। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है then such a wheatstone is said to be balanced wheatstone, या this such a condition is said to be balancing condition। और अगर बैलेंस्ड कंडीशन है तो फिर हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। अनबैलेंस्ड कंडीशन में थोड़ा सा चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं, बट उस पर हम अभी नहीं आएंगे, सिमेट्री के बाद हम उसको देखेंगे क्योंकि वो अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको क्लियर हुआ कि अगर इस तरीके का सेटअप दे रखा है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। इसका फायदा क्या है कि अगर R1 इंटू R3 R2 इंटू R4 के बराबर हो जाए तो R5 को हटा सकते हैं, जिससे ये सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है। इसी को दूसरे रूप में कैसे दिखा, अच्छा इस एक और चीज याद रखना, नोट, मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी बच्चों के सामने आ जाता है ना। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कैसा देखो, ये सवाल देखते हैं। इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकलवाया जा रहा है, ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, हमको दे रखा है दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, या दिस इज 6 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम, ठीक है, this is 1 ohm and वन ओम, दिस इज 5 ओम। ठीक है, ऐसा रैंडमली कुछ भी सवाल मैंने बना दिया। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये उससे थोड़ा एडवांस्ड आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल लिंक्स आ गई हैं। तो आप टेंशन मत लो, आप तो अपना तरीका याद रखो कि अपोजिट वाले का जो प्रोडक्ट है वो अगर सेम आता है तो आप बीच वाले को हटा सकते हो। तो ये 2 ये 6 12, 3 4 12, ये हट गया। 3 2 6 1 6 6, ये भी हट गया। तो अब सवाल देखो कितना सीधा सिंपल बन गया। यहाँ से बन गया ये 2 3 1 और नीचे से आ गया 4 6 2। इनको जोड़ दो तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 2 3 1 थे और यहाँ था 4 6 2, तो 4 6 10 2 12, 3 2 5 1 6। तो एक तरीके से ऊपर 6 और नीचे 12, ये आपके पैरेलल में लग गए।
तो इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। तो 4 ओम गिव्स यू द आंसर टू दिस, गिव्स अस द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखा आपने हाउ सिंपल इट इज। अच्छा, इसी को एक और सवाल, इसका एप्लीकेशन आप लोग पॉज कर करके सॉल्व करते जाओ अगर आपको आता है तो। मैंने पिछला जो सवाल दिया था एक थोड़ी देर पहले, कुछ ऐसा सर्किट बना के दिया था और पूछा था कि ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताओ जब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर कैसे थे आर। तो आपको मालूम है ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है। मैं अगर इसमें थोड़ा सा एडवांस सेटअप कर दूं, ये आर और ये आर लगा दूं, तो अब मेरे से इक्विवेलेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे। अब आप इसको सोच के देखो पॉज करके, नहीं आता है तो प्ले करके अब देख लो इसको। मैं कर देता हूं, कैसे करेंगे सुनो। अब यहां से देख के कहीं भी सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका वोल्टेज V है तो इसका नहीं है, इसका है तो इसका नहीं है, यानी सबके अक्रॉस वोल्टेज भी अलग आ रहा है। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप एक काम करो, नाम दे दो। इसका वोल्टेज अगर इसका पॉइंट A है तो ये B है, इसका नाम दे दो C और इसका नाम दे दो D। अब ध्यान से देखो, मैं यहां लिखता हूं A को, यहां लिखता हूं B को, और यहां लिख देता हूं C को, और यहां लिख देता हूं D को। अब बताओ, A और B डायरेक्टली जुड़े नहीं है, लेकिन A और D के बीच में एक रजिस्टर है R, A और C के बीच में भी एक रजिस्टर है R, C और D के बीच में भी एक रजिस्टर है R, C और B के बीच में भी एक रजिस्टर है R, और B और D के बीच में भी एक रजिस्टर है R। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। क्या कॉम्बिनेशन बनाई है व्हीटस्टोन, इसको हटाओ तो ये R और R सीरीज, R और R सीरीज, R R 2R, R R 2R, 2R 2R पैरेलल, R इक्विवेलेंट आ जाएगा सीधा सीधा R आंसर टू दिस क्वेश्चन। सी हाउ सिंपल वी कैन मेक दीज क्वेश्चंस, अगर हम लोग थोड़े थोड़े तरीकों को सीख जाएं और अप्लाई करना सीख जाएं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लो, है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं और भी देख लेते हैं, कुछ मैं आपको दे देता हूं जिससे कि आप लोग भी कर सकें, एंड देन विल मूव अहेड। नोट इट डाउन। ठीक है, ये सवाल देखते हैं पहले, है ना। ये थोड़ा सा मैं खुद ही कर रहा हूं जिससे कि आप लोग सीख सकें कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इन सभी रजिस्टर्स के अक्रॉस इंडिविजुअली करंट कितना जा रहा है, वो हमें बताइए। तो हाउ टू सॉल्व सच अ क्वेश्चन, आप सबसे पहले ये समझो, अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूं तो मुझे मालूम है 6 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाता है कितना, 2, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, और 2 और 2 पैरेलल में बन जाएंगे 1। तो आर इक्विवेलेंट यहां कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब हो गया कि सर्किट में केवल 1 और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी ये हो गया आपका 10 अपॉन 1 यानी 10 एम्पियर। तो अब इस सर्किट से, इस बैटरी से 10 एम्पियर का करंट निकला है, और ये 10 को हमें 3 टुकड़ों में बांटना है। तो इसके अब 2 तरीके मेरे सामने हैं। एक तरीका तो चालाकी का क्या हो सकता है कि मैं पहले इसको ऐसे ब्रेक कर लूं कि ये 2 और ये 2, और ये जो 10 जा रहा है इसको करंट डिवाइडर से देखोगे या वैसे भी देख लो तो सेम रेजिस्टेंस है, तो 5 यहां चला जाएगा और 5 यहां चला जाएगा। अब ये जो 2 है ओम हमारे पास आ रहा है, इस 2 ओम को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो ये 2 बना था इन 6 और 3 से मिलकर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि 5 एम्पियर अंदर आ रहा था और वो 6 और 3 में डिवाइड हुआ, ये 6 ओम और ये 3 ओम। तो अब अगर मैं इसमें 6 के अक्रॉस करंट निकालना चाहता हूं तो वो हो जाएगा 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 5, और 3 के अक्रॉस निकालना चाहता हूं तो अपोजिट रजिस्टर 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 5। तो कितने आसानी से आ गया। बट ये मेथड फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इससे भी अच्छा एक मेथड है, मैं आपको भी 1 मिनट में बताता हूं, इसको जल्दी से आप नोट करो। अच्छा, अब दूसरे तरीके से सोचो जरा इसको, ऐसा कह सकते हैं कि ये अगर 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 10। ये 10 है तो इसके अक्रॉस भी कितना, 10, और इसके अक्रॉस 0, यानी कि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कैसा है, सेम 10। और आपको मालूम है जो करंट होता है इसमें अगर I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है, तो बड़े आसानी से कह सकते हैं I1 हो जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन 6, I2 हो जाएगा सीधा सीधा 10 माइनस 0 अपॉन 3, एंड I3 हो जाएगा आपका 10 माइनस 0 अपॉन 2। तो यहां से आप बड़े आसानी से एक लाइन में आंसर निकाल लोगे, ये बेस्ट मेथड है। आपको समझ में आया कैसे दिमाग चलाना है अपन को। अच्छा, यहां देखो इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, बैटरी से जितना करंट निकलता है अगर उतना ही वापस आ जाता है तो बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है। ये बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी क्योंकि ये आइडियल बैटरी है ना, इसमें हमने लॉसेज को रिमूव किया है। एक्चुअल में हर बैटरी का कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है
जिसकी वजह से उसके अंदर लॉसेज होना शुरू होते हैं एंड वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। खैर, हमने इसका वोल्टेज 10 वोल्ट माना है और हमसे कुछ नहीं बोला तो इनिशियल कंडीशन मानेंगे, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 2 ओम। अब इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि बताइए हर ब्रांच में कितना करंट जाएगा या हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है। तो फिर से वही दो तरीके हैं, पहला 10, पहले तो इक्विवेलेंट निकालो, 6 3 2 2 2 1। अब एक वो जो है इसको हटा दो और यहां कहीं लगा दो, तो ये एक और ये एक आप ध्यान से देखो सीरीज में आ जाएगा, बन जाएगा 2 ओम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कितना हो जाएगा तो आप बोल दोगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर, आर स्मॉल आर को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो 10 अपॉन कैपिटल आर इक्विवेलेंट कितना आया था आपका 1 प्लस 1, यानी कि 5 एम्पियर करंट इस बार जा रहा है। अब मेरे पास फिर से वही तरीका है कि 5 को यहां भेजूं और ऐसे बांट दूं 2.5 और फिर 2.5 को बांटूं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, वो तरीका सीख गए तो फिर ये क्यों करेंगे। तो अब उसको कैसे अप्लाई करें, ये अब क्लेश है। क्यों? क्योंकि ये 0 माना तो ये 10 होगा लेकिन ये 10 नहीं होगा। तो क्या करें, थोड़ी सी चालाकी, देखो जरा ध्यान से। बेटा आपको ये मालूम है इस ब्रांच में अब कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। तो आपको अच्छे से मालूम है कि अगर ये 0 है तो ये कितना है आपका, या इसका पोटेंशियल मान लेते हैं चलो x, ठीक है, अपन x मान लेते हैं। तो अगर ये x है तो Vx माइनस, पीछे आ रहे हैं ये प्लस ये माइनस, अच्छा -1 इंटू 5 IR, ठीक है, माइनस प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वोल्टेज कितना था 0। तो यहां से देखो Vx प्लस 5 माइनस 10 बराबर 0। तो Vx कितना आ जाएगा आपका 5 वोल्ट आ जाएगा। यहां से फायदा क्या हुआ मालूम है, Vx अगर 5 वोल्ट आ गया, ये 0 ये 5, तो ये हो गया 5 वोल्ट और ये हो गया 0, और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0 कैसा आएगा, सेम। तो जल्दी से बताओ इसका करंट आ जाएगा कितना, इसका करंट सीधा सीधा आ जाएगा 5/6, इसका आ जाएगा 5 माइनस 0/3, इसका आ जाएगा 5 माइनस 0/2 एम्पियर। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ऐसे हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे लिए चैप्टर थोड़ा इजी एंड इंटरेस्टिंग बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, और इसके और भी सवाल जो है एररलेस में आप जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने ज़्यादा सवाल लगाओ। मैं अगले लेक्चर में आपको सिमेट्री सर्किट्स बताऊंगा एंड फिर तब असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करो पहले, तब क्लियर होगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग मैश लॉ को डील करेंगे, जो कि एक बढ़िया मेथड है, केवीएल का ऑल्टरनेटिव है जो हम यूज़ करेंगे। बट अभी तक जितने भी सवाल हैं आप केवीएल वगैरह से ही करें, है ना। मैश लॉ मैं आपको बता दूंगा, फिर आप उन सवालों को मैश लॉ से भी कर सकते हैं। मैश लॉ से थोड़ा आसान हो जाता है बस। तो आप इसको नोट कर लीजिए सबको।